जो यूनिट नंबर 2 है, चैप्टर का नाम क्या है भाई? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, ठीक ना, और कॉन्सेप्ट ऑफ बीम। इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक ना। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे तब हम फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है या बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है ये चीज देख पाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। किसी भी बॉडी का कोई भी सिस्टम दिया हुआ है वहां से हमें उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। आइए समझते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ठीक ना। यह एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम सिर्फ एक बॉडी को कंसीडर करते हैं। कितनी बॉडी को भाई? मान लो एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें 3 से 4 बॉडीज हैं और उसके बीच में आपस में कोई मोशन हो रहा है या कोई फोर्स लग रहा है, ठीक ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम सिर्फ एट अ टाइम एक बॉडी को क्या कर लेते हैं? कंसीडर करते हैं और ये देखते हैं कि उस बॉडी के ऊपर कुल कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो ये जो डायग्राम है एक सेपरेट बॉडी का, उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस के साथ उसको स्टडी जो हम लोग करते हैं, इस डायग्राम को ही क्या कहते हैं हम लोग? फ्री बॉडी डायग्राम। बात समझ में आ रही है? किसी बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसकी एक पर्टिकुलर स्टडी, जिसमें दूसरी बॉडी उसके साथ ना हो, वो अकेली बॉडी हो। सपोज करो ये 3 बॉडी एक साथ है और इसका कोई सिस्टम है, कोई काम कर रहा है, तो इस बीच वाले पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी स्टडी करने के लिए हम इस सिर्फ बीच वाली का क्या ड्रॉ करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। ये भी सिस्टम का हिस्सा है, ये भी और ये भी, लेकिन हम सिर्फ एक को लेते हैं और इसके ऊपर देखते हैं कि कितने सारे फोर्स लग रहे हैं। तो ये जो इस पूरे सिस्टम में से सिर्फ इसको निकाल करके और इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को दिखाना, वो जो डायग्राम होगा उस डायग्राम को हम क्या कहेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हमें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि सिस्टम के ऊपर कितने सारे फोर्स थे और इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ये एक स्फीयर सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक ना। एक हमने सिस्टम लिया, एक सरफेस है जिसके ऊपर एक स्फेरिकल बॉडी रखी हुई है। तो अब हमें इस बॉडी का क्या ड्रॉ करना है? फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया। इसका कुछ मास होगा और ये मास किधर काम कर रहा होगा? नीचे काम कर रहा होगा। तो नीचे वेट कहां काम किया? नीचे। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? mg। नाउ ये जैसे ही ये इस सरफेस से कांटेक्ट में है तो सरफेस से क्या मिल रहा होगा? रिएक्शन फोर्स। सरफेस से क्या डेवलप हुआ होगा? भैया ये बॉल सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगाई है? तो न्यूटन्स का तीसरा नियम क्या कहता है भाई? होगा। तो इस फोर्स के विपरीत एक रिएक्शन डेवलप होगा। ये सरफेस पे लगाया इतना फोर्स, तो सरफेस भी तो इसके ऊपर कुछ लगा रहा होगा जो इसका मैग्नीट्यूड इसी के बराबर होगा। इक्वल एंड अपोजिट। तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? रिएक्शन। और तब हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? सपोज एक स्फेरिकल बॉडी को मैंने ऐसा लटका रखा है, तो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। बताइए नीचे क्या लग रहा होगा? mg। और इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन।
ये रस्सी से लटका हुआ है तो रस्सी खींचा हुआ होगा ना, रस्सी में क्या आएगा, टेंशन। और ये बॉडी स्फीयर को यहाँ पे टच कर रहा है, सरफेस को यहाँ टच कर रहा है, तो सरफेस से क्या लग रहा होगा, रिएक्शन। तो ये तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने का। हम इसके ऊपर ये दिखाते हैं कि इसके ऊपर कुल कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कितनी फोर्सेस लग रही हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखें कुछ और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर एक मास रखा हुआ है, मास है m, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। आइए देख करते हैं। mg किधर लग रहा होगा, नीचे। रिएक्शन से कहां लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, F। अभी फ्रिक्शन नहीं, अभी फ्रिक्शन पढ़ाया मैंने आपको। फ्रिक्शन थर्ड चैप्टर है, तीसरे चैप्टर में फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर दूंगा। उसके बाद जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तब वहां पर क्या दिखाऊंगा, फ्रिक्शन। फिलहाल अभी मैंने आपको फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया है, तो अभी फ्रिक्शन भूल जाओ, फ्रिक्शन है ही नहीं। हमने इसको क्या मान लिया, फ्रिक्शन लेस। जब फ्रिक्शन पढ़ा दूंगा तब फ्रिक्शनल सरफेस लेके चलूंगा, अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया है। अभी फिलहाल ये 3 फोर्स लग रही। क्लियर है? अब देखो इसी केस में जस्ट मॉडिफाई करते हैं। अब ये फोर्स हॉरिजॉन्टल पे ना लग के सर्टेन एंगल थीटा पे क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। एक बॉक्स नीचे है और मैं उसको रस्सी से क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं। यही सिचुएशन आएगा। ये हो गई हमारी रस्सी, ये हो गया हमारा बॉक्स, और ये हो गया हमारा। इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा भाई, देखिए। नीचे अभी भी क्या लगेगा, mg, और ऊपर रिएक्शन। अब जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैंने आप लोगों को सिखाया था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जो लिखा हुआ था अभी ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ठीक ना? तो हम इस फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे। इस एक फोर्स के बदले कितने फोर्स ले लेंगे, 2, जिसका सेम इफेक्ट होगा जो इस अकेला फोर्स का इफेक्ट है। और यही इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो जब भी हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो हमेशा 2 एक्सिस के अलोंग करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। तो इस फोर्स को रिजॉल्व करना है हमें। यहां कर रहे थे ना, अब देखें ये हमारा वर्टिकल हो गया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल, और ये फोर्स यहां ऐसे लग रहा है। एंगल कितना है, थीटा है। तो थीटा जिस एक्सिस के साथ थीटा, फोर्स जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाता है उसके साथ साइन लेते हैं कि कॉस लेते हैं, कॉस लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। इस एफ का एक्स एक्सिस के तरफ कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, और इस एफ का वाई एक्सिस के तरफ दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये इसका क्या बन गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे हम ये दिखा रहे हैं कि कितने तरह के फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। और यहीं से हम जब हम ये काम कर लेते हैं तब काम स्टार्ट होता है किसका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तब जाकर के हम यहां पर क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। या कहीं स्ट्रिंग लगा है तो स्ट्रिंग में क्या निकालते हैं, टेंशन निकालते हैं। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका क्या है, सेम है।
अब अगर तीसरा एग्जांपल लूं, ये तो बॉक्स को खींचने का था। अब मान लो कोई बॉक्स खींच नहीं रहा है, बॉक्स को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। उस केस में क्या होगा भाई, अब बताइए। अब यहां पर बॉक्स को खींचा नहीं जा रहा है, बॉक्स को पुश किया जा रहा है। पुल की जगह क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। अब इसका अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो फोर्स नीचे कितना लगेगा भाई, ऊपर रिएक्शन, और ये फोर्स लग रहा है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाया है, थीटा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई और ये कितना हो गया, थीटा। ये है फोर्स एफ। अगेन इस फोर्स को हमें क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, इस फोर्स के कंपोनेंट को आगे ले जाओ। ये भी तो फोर्स ऐसी है, लाइन ऑफ एक्शन तो यही है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब थीटा के साथ ये एक्सिस लग रहा है तो इसके तरफ क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में एफ साइन। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, और इसको कहें एक तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक ना। चलो एक प्रॉब्लम सीखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना होता है, ठीक ना। तो यहां पर मैंने एक प्रॉब्लम लिया है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जिसपे दो मासेस हैं m1 एंड m2 जो आपस में कांटेक्ट में हैं, आपस में संपर्क में। और यहां पर एक फोर्स किसको पुश कर रहा है, m1 को। अगर m1 को ये फोर्स पुश करेगा तो m1 m2 के कांटेक्ट में है, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लगेगा, तब जाकर के m2 भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही। सपोज ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं और इनका एक्सेलरेशन कितना है, a है। इस फोर्स F के कारण ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज देखो, ये फोर्स इस पे लग रहा है m1 पे। अब m1 m2 के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा ना। सपोज यहां पर एक फोर्स लग रहा है स्मॉल f। सीधी सी बात है, अगर हम इसको धक्का देंगे तो ये इसको धक्का देगा, तो इसने जितना फोर्स लगाया वो स्मॉल f है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, अगर ये इसको स्मॉल से धक्का दे रहा है तो ये भी इसको कितने से लगा रहा होगा, स्मॉल f। तो दोनों साइड हमने f दिखा दिया, और अब हमने मान लिया कि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, जिसका एक्सेलरेशन कितना है, a है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड वैल्यू ऑफ चलो एक बार प्रयास करो। आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान दे। सबसे पहले दोनों m1 m2 का क्या ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, और फिर न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ, चूंकि बॉडी मोशन में है ना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने कहा कि फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। शुरुआत किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैकेनिक्स में वहीं से होती है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। आइए सीखते हैं। यहाँ पे इस केस में हमारे पास दो मासेस हैं m1 एंड m2, और फोर्स m1 पे लग रहा है। लेकिन जब इस फोर्स के कारण ये सिस्टम मूव करता है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, a। तो उस समय ये कब हो रहा होगा, जब इन दोनों के बीच छोटा m1 इस m2 के ऊपर क्या लगा रहा होगा, फोर्स, कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो रहा होगा। तभी तो ये इसको धक्का दे रहा है और ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, आगे चल रहा है। तो हमें स्मॉल f यानी कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू भी निकालनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए इस सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं, दो। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जितनी भी बॉडीज हैं सिस्टम में, उनमें से एक को क्या कर लेना, सेपरेट कर लेना,
और ये देखना कि सिस्टम में उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे थे। क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं? फ्री बॉडी। फ्री बॉडी का मतलब वो बॉडी दूसरे सारी बॉडी से क्या हो जाए? फ्री हो जाए, अलग हो जाए, तब उसका डायग्राम देखना। ठीक ना? तो चलो सबसे पहले M1 को फ्री करते हैं। M1 अब हम देखते हैं, बॉडी को फ्री कर लिया, अब देखना है कि इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है? सबसे पहले इसका मास नीचे काम कर रहा होगा M1, और इसका रिएक्शन R1। इसके ऊपर एक फोर्स इधर से लग रहा है, सो दिस फोर्स इज, और यहां कांटेक्ट फोर्स डेवलप हुआ है, जितना ये इस पे लगाया होगा उतना ही ये, तो हमने मान लिया कि कितना फोर्स लगाया था, तो इस पे भी कितना लगा होगा। क्लियर है? ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ है M1 का। सिमिलरली हम लोग किसके लिए ड्रॉ करेंगे? M2 के लिए ड्रॉ करेंगे। अब M2 के लिए भी अगर हम लिखें तो नीचे इसका क्या लग रहा होगा? अब लिखिए नहीं, जब मैं बोर्ड पे बता रहा हूं तो लिखे नहीं, बोर्ड पे कंसंट्रेट करें। यहां पर M2, इसका रिएक्शन R2। ठीक है? अब जरा देखो, जब ये फोर्स F इधर लग रहा है तो इधर भी कितना लगा होगा? स्मॉल f की बात कर रहा हूं। इसी फोर्स के कारण तो ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ा था, तो यहां से इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा? स्मॉल f। और कोई फोर्स दिख रहा है क्या? नहीं। यानी दोनों सिस्टम का ये बन गया फ्री बॉडी। अब देखो, जब यहां तक हम पहुंच जाएंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद हम यूज करते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्यों यूज कर रहे हैं समझें। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये पूरा सिस्टम मोशन में है, ठीक है, जिसपे फोर्स कितना लग रहा है? F, और एक्सेलरेशन कितना है? A। ठीक ना? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था भाई? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही था ना? यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम इस M1 के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? हमको पता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही होता है ना? अब यहां देखो, पहले इसके लिए लिखो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन कितना मान रखा है? A, और मास कितना है? M1। क्लियर है? तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है भाई? इधर देखो, इधर से कितना लग रहा है और इधर से कितना लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लगा? F माइनस। क्लियर है ना? क्योंकि मोशन उस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब है कि F बड़ा है और स्मॉल f क्या है? छोटा है। सो इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टोटल फोर्स कितना लगा? F माइनस F। क्लियर है सभी को? और ये तस्वीर से भी दिख रही है, ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर। सो F माइनस F, फोर्स इज इक्वल टू मास। मास कितना है भाई? M1। और एक्सेलरेशन कितना है? दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग ऐसे इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्लियर है ना? यही काम अब किसके साथ करेंगे? M2 के साथ। लिख के बताइए, यहां फोर्स कितना लग रहा है भाई? इज इक्वल टू, बस इसे मान लेंगे इक्वेशन और इसे मान लेंगे इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2। अगर देखें F माइनस F की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, M2 इंटू A इज इक्वल टू M1 इंटू A। नाउ F इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दें, तो M1 प्लस M2 इंटू A। हमें एक्सेलरेशन तो निकालना है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया भाई? F अपॉन M1 प्लस, दूसरा हमें क्या निकालना है? स्मॉल f। इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या मिल चुका है? एक्सेलरेशन मिल चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2
स्मॉल एफ इज इक्वल टू m2 और एक्सेलरेशन आ चुका है f अपॉन, इस तरीके से हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। बट न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कब हम अप्लाई कर पाएंगे? जब हमें क्या ड्रॉ करने आएगा? फ्री बॉडी डायग्राम। इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम का इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगा। अगर हमने ये काम कर लिया तो फिर हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं डायग्राम। इसके पहले हम लोग पुश कर रहे थे और इस बार क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। और दोनों m1 m2 को एक स्ट्रिंग से क्या कर रखा है? एक तार से कनेक्ट कर रखा है। अब सेम केस, आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स की डायरेक्शन में पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना। चलिए करके दिखाइए। हाँ जी, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है आपको एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? टेंशन इन। जब इसको आगे खींचेंगे तो इस स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा? टेंशन, खिंचाव डेवलप होगा। तो आपको एक्सेलरेशन भी बताना है और टेंशन भी बताना है। इनमें कोई बदलाव नहीं किया है, थोड़ा सा सिर्फ डायग्राम क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। ठीक है ना, ताकि आप चीजों को सीख सके। आइए फिर से हमारा पहला काम, अब लिखे नहीं, बोर्ड पे ध्यान दें। हमारा पहला काम क्या है भाई? कि हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। सबसे पहले m1 और इधर ले लेते हैं हम मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो किसकी वजह से हुआ भाई? क्योंकि यहां पर एक फोर्स लग रहा है, इसका सिस्टम वेट किधर काम कर रहा होगा? और ऊपर रिएक्शन। ध्यान दें, जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो इस रस्सी के बीच क्या आएगा? तनाव आएगा। क्योंकि इसको पीछे से भी तो एक वजन खींचना है। तो इस स्ट्रिंग कहें या रस्सी कहें, इसके बीच क्या आएगा? टेंशन आएगा। सो देयर विल बी अ P। ठीक है, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है। इसके ऊपर देखेंगे तो ये लग रहा होगा, और इसके ऊपर देखेंगे तो टेंशन की वजह से ये आगे जा रहा होगा। तो इसके ऊपर ये और इसके ऊपर। क्लियर है? तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? P। ये हो गया इसका फ्री बॉडी। अब इसके लिए अगर देखें तो ये आगे किसकी वजह से गया? इसी टेंशन की वजह से ना। तो इधर क्या लगा? T, नीचे m1g और ऊपर r1 इधर।
दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, इसके ऊपर और कोई फोर्स दिख रहा है क्या? नहीं। अब सिंपल जब हम जान गए तो हम इक्वेशन लिखेंगे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक ना, चलिए लिखते हैं। अगर यहां पर लिखे तो फोर्स कितना है बताइए? T। फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है, और एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन। अगर इसके लिए लिखे तो बताइए क्या लिखे? F, फोर्स उधर लग रहा है, उसमें से इधर कितना लगा? तो F माइनस, कहेंगे सर T माइनस F क्यों नहीं कर रहे भाई मोशन किस दिशा में हो रहा है? इसका मतलब F बड़ा होगा ना, तभी तो खींच रहा है उधर। F माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A। अब इसको मान ले इक्वेशन, T की वैल्यू यहां से उठा के यहां पर क्या करते हैं? पुट करते हैं। सो F माइनस T के जगह कितना हो गया? M1 इंटू F माइनस M1 इंटू A इज इक्वल टू M2 इंटू अगेन F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू और A इज इक्वल टू F अपॉन एक्सेलरेशन। निकल गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे किसी क्वेश्चन में, तो आपको क्या मिल जाएगा? टेंशन। आसान किस में पुट करना? फ्रॉम इक्वेशन 1। टेंशन इज इक्वल टू M1 इंटू A की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें क्या बनाने आता हो? फ्री बॉडी डायग्राम।